दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार और उसकी राजनीति पर। जी हाँ दोस्तों, अभी बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में पिछले 3 हफ्तों से बीपीएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उन लोगों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन किस बात का कि बिहार में जो बीपीएससी के एग्ज़ाम हुआ था उसमें भ्रष्टाचार को लेकर, पेपर लीक के मामले में लेकर और जो भी शिकायत रहा हो, उन शिकायतों को लेकर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वो बिहार की सरकार से अपनी बात को मनवा सके। और इसके लिए वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका री एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम यहाँ तक बीपीएससी के छात्रों के साथ खड़े हैं कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में 1 पैसा का भी भ्रष्टाचार हुआ है तो उस एग्ज़ाम को कैंसिल करके री एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि किसी भी छात्र के मन में ये न रहे कि हाँ जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा होना ही चाहिए। ये छात्रों का एक हक है और एक डिमांड है और इसमें मैं अपनी तरफ से सहमति जताता हूँ। अच्छा, तो जब से बीपीएससी के छात्र जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सत्ता में नहीं हैं, जैसे कि आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया और प्रशांत किशोर जो हैं, वो इन सब के छात्रों का आंदोलन में कूद गए हैं और छात्रों का आंदोलन में कूद गए हैं। और इससे क्या हुआ, छात्रों का आंदोलन उग्र हुआ और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। तो जैसे ही छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, प्रशांत किशोर ने ये ऐलान कर दिया कि हम जब तक छात्रों की मांग नहीं मानी जाती है तब तक वो आमरण अनशन करेंगे। यहाँ तक भी ठीक है, छात्रों के हक के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई राजनेता आमरण अनशन करता है तो छात्रों के हक के लिए उनकी बात मानी जा सकती है। लेकिन अब ये जो राजनीति हुई है ये दूसरे तरफ चल पड़ी है और इसमें प्रशांत किशोर का जो जीवन यापन है वो इस जो उनका आमरण अनशन है उनके बीच आ गया है। दोस्तों, प्रशांत किशोर जब भूख हड़ताल करने आए, आमरण अनशन करने आए, तो वो अपने एक वैनिटी वैन में आए थे और प्रशांत किशोर का जो भूख हड़ताल है, जो अनशन है, उससे मीडिया का सारा फोकस इस अनशन से हटकर वैनिटी वैन पे चला गया है और सारी राजनीति पार्टियां जिनको ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर को इस अनशन से फायदा पहुंच सकता है, वो प्रशांत किशोर के इस वैनिटी वैन के ऊपर राजनीति करने लग गए हैं। जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि इस वैनिटी वैन का कीमत है 5 करोड़ और इनका किराया जो है पर डे 25 लाख है और वैनिटी वैन एक चलता फिरता 5 स्टार होटल जैसा होता है, ये सब लोगों को पता है। तो अब मीडिया भी पहुंच गई। मीडिया प्रशांत किशोर से उनके अनशन के बारे में, छात्रों के हक के बारे में बात न करके उनके वैनिटी वैन के बारे में पूछ रहे हैं और इन सब चीजों से प्रशांत किशोर को गुस्सा भी आ गया। तो दोस्तों, मैं जहां तक अपना ओपिनियन रखने की बात करता हूं तो मुझे प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशांत किशोर का जीवन यापन कैसा है, वो किस लाइफस्टाइल में रहते हैं, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर बताएं, प्रशांत किशोर इससे पहले नौकरी कर चुके हैं, अमेरिका तक में नौकरी कर चुके हैं, उसके बाद वो अपना संस्था चलाते थे आईपैक और उसमें उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक दलों की मदद भी की है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर ने अपने लाइफ में पैसा बहुत कमाया है। तो अगर उस पैसे का उपयोग अपने लाइफस्टाइल को लेकर करते हैं तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉब्लम क्या होना चाहिए। तो क्या मीडिया वालों से मेरा एक सवाल है, तो क्या आप लोग भी ये चाहते हैं कि प्रशांत किशोर रिक्शा में बैठकर आए, जैसे लालू यादव आए थे
रिक्शा में बैठकर, और उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार करके अपने लिए हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति अर्जित की। क्या आपको यह लगता है कि प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल की तरह वैगनार में आना था? क्या प्रशांत किशोर को भी अरविंद केजरीवाल जैसा लो प्रोफाइल में आना चाहिए था, ताकि वो बाद में भ्रष्टाचार करके अपने लिए शीश महल बनवाते? तो ये सब चीज, जो इश्यूज जो उठ रहे हैं अभी प्रशांत किशोर के अनशन में, वो एक अनावश्यक है, और इससे जो है रियल इश्यूज जो है ना, वो खत्म करके रख दिया है इन लोगों ने। मैंने प्रशांत किशोर को पहले भी कई वीडियो में मैं कह चुका हूं कि क्या प्रशांत किशोर बिहार के अगले केजरीवाल हैं, और मैं ये भी कहा हूं कि प्रशांत किशोर को छात्रों के इस आंदोलन में नहीं आना चाहिए। इससे छात्रों का अगर आंदोलन है, कुछ डिमांड है, तो छात्रों को अपनी सरकार से खुद बात करना चाहिए। सरकार को अपने छात्रों से खुद बात करके इस इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए था। किसी दूसरे आदमी के आने से फिर ये जो है ना बात का बतंगड़ बन जाता है। अब आप देख लीजिए, बीपीएससी का इश्यूज, री एग्जाम का जो मांग था, वो अब दूसरे साइड चला गया। अब प्रशांत किशोर और उनके वैनिटी की ज्यादा चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अब तक जो है अपने लाइफ में बैक ऑफ द स्टेज काम करते थे। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो उनको किस तरह इलेक्शन कैंपेन चलाना है, किस तरह चुनाव लड़ना है, कौन सा नारा बनाना है, कौन से कैंडिडेट को कहां से खड़ा करना है, किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, इसके लिए काम करते थे। तो प्रशांत किशोर मेन रूप से बैक ऑफ द स्टेज ही रहते थे। तो वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के खाना खाते हैं और किस तरह के लाइफस्टाइल जीते हैं, ये कभी सामने आया नहीं। और अब जब प्रशांत किशोर खुद अपनी पार्टी बनाकर मैदान में हैं, तो उनको ये सब जो लाइफस्टाइल उनका है वो सामने दिखता है। और जब सामने दिखता है तो लोगों को ये लगता है, या मीडिया को ये लगता है कि प्रशांत किशोर जब इतनी लाइफस्टाइल, लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो जनता के हक के लिए क्या बात करेंगे। दोस्तों, मैं जहां तक समझता हूं, बिहार की जनता या पूरे इस देश की जनता बेसिकली बहुत भावुक होते हैं और भावनात्मक रूप से किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और खुलकर रखते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, 1990 में लालू प्रसाद यादव ने एक नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। और पूरे जो उनके समाज के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने लालू प्रसाद यादव को अपना हीरो मानने लगे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी में भूमिहार नेता नहीं है, ब्राह्मण नेता नहीं है, राजपूत नेता नहीं है, सारे नेता हैं? तो फिर लालू यादव ने जो उस समय जो अपना जो भाषण दिया था, नारा दिया था, उस नारा का औचित्य क्या था? वो लोगों को भावनात्मक रूप से उनके साथ खेलना चाहते थे। इसी तरह दोस्तों, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक नेता हुए थे कांसीराम। उन्होंने भी एक नारा दिया था अपने समर्थकों के लिए, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या कांसीराम ने आज तक किसी राजपूत को या ब्राह्मण को या वैश्य समाज के लोगों को कभी उन्होंने जूते मारा है क्या? नहीं मारा है। क्या आज बहुजन समाजवादी पार्टी में ये इन कास्ट के लोग उस पार्टी में नहीं हैं क्या? बिल्कुल हैं। क्या ब्राह्मणों ने बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया क्या? बिल्कुल दिया। तो फिर कांसीराम के उस नारे का औचित्य क्या था? कांसीराम एक्चुअली लोगों की भावनाओं के साथ खेलना चाहते थे, और उन्होंने खेला, बहुत अच्छे से खेला। तभी तो बहुजन समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ, और इसी वजह से उनके बहुत सारे नेता बने, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता का सुख भी भोगा। इसी तरह आप देख लीजिए, केजरीवाल आप देख लीजिए, दिल्ली में जीता जाता एग्जाम्पल है। जब वो आया था तो वैगनार से चलता था। लोग कहता था कि हम आम आदमी की पार्टी हैं, हम आएंगे तो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे,
जो नेता जहां का है उसी अपने एरिया में ही रहेगा। लेकिन आज देखिए केजरीवाल भ्रष्टाचार करके जेल तक जा चुका, उसके सारे टॉप जो नेता हैं वो जेल जा चुके हैं। खुद के लिए उन्होंने मतलब एक भ्रष्टाचार का जिंदा जीता जागता शीश महल उन्होंने बनवाया है। उसमें क्या क्या फैसिलिटी है वो आप मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। तो लोग जो है, केजरीवाल ने ये इसलिए कहा था कि लोगों की भावनाओं के साथ खेला था। लोग भावुक होते हैं और लोगों को लगा कि केजरीवाल ऐसा बोल रहा तो ऐसा करेगा। लेकिन केजरीवाल ने सब अपने जितने भी वो चीज बोला था सबके उल्टा ही वो काम किया है। लेकिन आज भी देखिए जो जो ओबी समाज के लोग हैं या जो यादव कैटेगरी के लोग हैं वो लालू यादव को आज भी अपना हीरो मानते हैं। हालांकि लालू यादव ने उनके भले के लिए कुछ भी नहीं किया है। लालू यादव ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए जितना कुछ किया है, यादव समाज या जिन लोगों के को उन्होंने बहका कर या भड़का कर सत्ता प्राप्त की थी उसके लिए शायद कुछ भी नहीं किया। इसी तरह आप देख लीजिए कांसी राम, उन्होंने भी अपने समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उनके समाज के लोग अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट करना शुरू हुए हैं। इसी तरह आप देख लीजिए केजरीवाल ने अपने लिए तो शीश महल बना लिया और जिन लोगों ने कहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे उनके लिए कुछ भी नहीं किया। फ्री की रेवड़ियां बांट दी है, उसके अलावा केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि मैं फिर से प्रशांत किशोर पर ही आता हूं, क्योंकि आज का मेरा मेजर टॉपिक जिसपे मैं बात करना चाहता हूं वो प्रशांत किशोर के ऊपर ही है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर पहली बार मतलब इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था में आए हैं और अपना एक प्रयोग कर रहे थे। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अपने पहले ही प्रयोग में फेल हो गए हैं। कहते ना कि पहले ही बारिश में प्रशांत किशोर का चेहरा धुल गया। केजरीवाल तो कम से कम 10 साल 2 बार का सीएम बन गया, उसके बाद उसका चेहरा धुला है। लालू यादव भी 15 साल शासन कर लिया, उसके बाद उसका चेहरा धुला है। लेकिन प्रशांत किशोर आपने तो पहले ही बारिश में अपना चेहरा धोकर साफ कर लिया, आपका असली चेहरा सामने आ गया। बिहार के लोगों के लिए मतलब कि जिस तरह का नेता का कल्पना मैंने किया है उस तरह का नेता का अभी तक कोई बन नहीं पाया है। बिहार के लिए मतलब कि जिस टाइप के नेता की जरूरत है वो अभी तक नेता बिहार को मिल नहीं पाया है। और बिहार इसीलिए बार बार एक विकल्प की तलाश में है, लेकिन बिहार के लोगों को हर बार निराशा ही हाथ लगी है। अब देखिए 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद को बिहार के लोगों ने झेला। उसके बाद 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार को लोगों ने झेला। क्या ये 20 साल और 15 साल 35 साल, किसी भी राज्य का विकास के लिए 35 साल एक काफी लंबा समय होता है। और इसमें अगर बिहार का विकास नहीं हो पाया तो इसके लिए मैं तो सिर्फ और सिर्फ नेताओं को जिम्मेदार मानता हूं। नेता ही हैं जो इन्होंने इस तरह की पॉलिसी बना नहीं पाए। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती है बिहार के लोगों को। बिहार के लोग कास्ट सिस्टम, क्रिमिनल सिस्टम, इन सब से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। इनका तो एक ही मात्र फोकस है, मेरा बच्चा भले मजदूरी कर ले तो कर ले, लेकिन मेरे जात का जो क्रिमिनल है वो नेता बनना चाहिए, ताकि इनको कुछ मतलब बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता मालूम नहीं, लेकिन उनके लिए वो मरे रहते हैं। और इन्हीं गैप को फिल करने के लिए प्रशांत किशोर एक प्रयास में थे। लेकिन प्रशांत किशोर जिन वादों को लेकर आ रहे थे वो वही है, भावनात्मक ही था वो भी, कि हम आपके बच्चों का शिक्षा ये कर देंगे, एजुकेशन देंगे, रोजगार देंगे। तो ये इन सब सारे चीजों को फिलफिल करने में फिर एक लंबा समय लगेगा। प्रशांत किशोर ऐसा तो नहीं है ना कि आते ही सब लोगों को नौकरी दे देंगे या फैक्ट्री एक ही दिन में खोल देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो एक भावनात्मक रूप से प्रशांत किशोर भी खेलने की कोशिश कर रहे थे। और यहां पर प्रशांत किशोर ने अभी कुछ दिन पहले जो बिहार में उप चुनाव था उसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और उन्हें वांछित सफलता मिली नहीं। कोई भी कैंडिडेट जीत के आसपास भी नहीं था। तो प्रशांत किशोर को लगा कि चलो हम अपना जो ग्राउंड है वो हम फिर से तैयार करते हैं। उन्होंने जो 2 साल तक पद यात्रा किया
उन्हें लगा कि इसमें कुछ उन्हें सफलता मिली नहीं। लोग भाषण सुनने के लिए उनकी सभा में आ जाते थे कि भाषण हो रहा है, टीवी पे चलेगा, हो सकता है चेहरा दिख जाए, इसके चलते लोग उनकी सभाओं में आते होंगे। लेकिन जब रियल टेस्ट उनका जो उपचुनाव था उसमें वो ड्रास्टिकली फेल हुए हैं। तो प्रशांत किशोर को लगा कि चलो बीपीएससी के छात्रों के सहारे ही हम अपना ग्राउंड फिर से तैयार करते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने गलती कर दी, वैनिटी बॉक्स, वैनिटी वैन, ये सब जो लेकर आए हैं, उससे प्रशांत किशोर की छवि फिर से धूमिल हुई है। और इसमें अभी प्रशांत किशोर को अपनी छवि को साफ करने में और भी समय मुझे लगता है लगेगा, और भी क्या, काफी समय मुझे लगता है लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।